नमो नमः विद्यार्थियों, एवीएन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले टॉपिक में पिछले प्रकरण में हमने पढ़ा था संधि का एक भाग यानी अचसंधि को हमने पढ़ा था और आज हम पढ़ते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को ही हल संधि कहते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, नाम से ही पता चल रहा है कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। व्यंजनों के योग से बनने वाली संधि को व्यंजन संधि कहते हैं, स्वरों के योग से बनने वाली संधि को स्वर संधि कहते हैं, व्यंजन संधि को ही हल संधि कहते हैं। हल संधि क्यों कहते हैं? क्योंकि हल प्रत्याहार का मतलब व्यंजन होता है, हल प्रत्याहार में सारे व्यंजन को गिना जाता है, इसलिए व्यंजन को ही हल संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के भेद के बारे में हम चर्चा करते हैं। व्यंजन संधि का पहला भेद है सचुत्व संधि, दूसरा भेद है सटुत्व संधि और तीसरा भेद है अनुस्वार संधि। हम सबसे पहले सचुत्व संधि की बात करते हैं। सचुत्व संधि सूत्र होता है, परिभाषा कह सकते हो, सूत्र कह सकते हो। सूत्र है स्तो सचुना सचु, सूत्र होता है स्तो सचुना सचु। इसकी जो ये परिभाषा या जो भावार्थ है ये इसी सूत्र में निहित है। यानी अगर हम इस सूत्र की डेफिनेशन या इस सूत्र को हम भावार्थ के रूप में समझना चाहे तो समझ सकते हैं से या तयवृक से पहले या बाद में से या चयवृक आए तो इस से को इस से में चेंज कर दिया जाता है तथा तयवृक को चयवृक में चेंज कर दिया जाता है। यहाँ पे एक बात हमें समझनी चाहिए कि तयवृक का मतलब होता है तय के सारे अक्षर तय, थ, द, ध और न। इसी प्रकार चयवृक का मतलब होता है च, छ, ज, झ, य। यहाँ पे अगर हम इस परिभाषा या सूत्र को ध्यान से देखेंगे तो इसी के अंदर इसका भावार्थ निहित है। स्तो का मतलब होता है सैवृक और तो का मतलब होता है तयवृक। और इसके बाद में क्या होना चाहिए? से का मतलब सैवृक और चू से मतलब है चयवृक। और इसका हो क्या जाता है? इस से का ये सैवृक हो जाता है यानी से हो जाता है और इस तू यानी तयवृक का ये वाला चयवृक हो जाता है। यही इस भावार्थ में समझाया गया है। अगर हम इसे थोड़ा और अच्छे से समझे तो हमारे पास सबसे पहले स्थिति होनी चाहिए से या तयवृक। ये धन के निशान के पहले भी हो सकते हैं और धन के निशान के बाद में भी हो सकते हैं, लेकिन इनके साथ मेल किनका होना चाहिए? से या चयवृक का। अगर ये वाली स्थिति होती है तो चेंज हमें इस से को करना है। इस से को चेंज करेंगे तो ये से बनेगा और तयवृक को चेंज करेंगे तो चयवृक बनेगा। हम इस परिभाषा को और अच्छे से उदाहरणों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे उत्तधने ज्वलम, उत्तधने ज्वलम। सबसे पहले हम मात्रा निकाल के देखेंगे। क्योंकि व्यंजन संधि है तो व्यंजन संधि में मात्रा निकलती नहीं है क्योंकि हलंत का निशान होता है। यहाँ पे तय, तय हलंत है और उसके बाद में जय, ये जय भी हलंत है। अब हम परिभाषा को देखते हैं कि प्रारंभ में हमारे पास से या तयवृक में से कोई होना चाहिए, तो यहाँ पे तयवृक है। और इसके बाद में हमारे पास से या चयवृक में से होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास जय आया है जो कि चयवृक से ही है। अब ये चयवृक का कौन सा अक्षर है? चयवृक का ये तीसरा अक्षर है। अब हम चेंज करेंगे किसको? इस तय को, तयवृक को चेंज किस में करेंगे? चयवृक में। चयवृक का कौन सा अक्षर होगा? जो सामने वाला है। सामने वाला यहाँ पे तीसरा है तो ये भी किस में चेंज हो जाएगा? चयवृक के तीसरे में। तो चयवृक का तीसरा अक्षर कौन सा होता है? जय ही होता है। ये तय हलंत है तो ये जय भी हलंत बनेगा और नया शब्द बन जाएगा हमारे पास उज्ज्वल। और एक तरीके से इसकी पहचान की अगर हम बात करें तो इसकी एक पहचान भी ये होती है कि आगे वाला जो वर्ण होता है वो द्वितीय हो जाता है, यानी आगे वाले वर्ण को द्वितीय कर दिया जाता है, दो बना दिया जाता है। ये एक इसकी सिंपल सी पहचान होती है। एक और उदाहरण से हम अच्छे से समझते हैं। उदाहरण है उत्तधने चारणम। यहाँ पे ये तयवृक है और उसके बाद में ये चयवृक है। परिभाषा के अनुसार प्रारंभ में हमारे पास तयवृक होना चाहिए और उसके बाद में चयवृक होना चाहिए। इस स्थिति में हम चेंज करेंगे तयवृक को, तयवृक को हम चेंज करेंगे चयवृक में। कौन सा वाला वर्ण बनेगा? सामने वाला जो वर्ण है वही। हमने कहा था कि सामने वाले को द्वितीय कर देते हैं, तो सामने जो च है च को द्वितीय कर देंगे और हमारे पास नया शब्द बनेगा उच्चारणम। इस तय को हमने चेंज किस में कर दिया था? च में। ये तय हलंत है तो इसका च भी हलंत बनेगा और सामने वाला जो च था ये द्वितीय हो जाएगा, दो बन जाएगा। अब अगर एक बार हम दोबारा से अगर इसकी बात करें तो इसकी परिभाषा है स्तो सचुना सचु और इसके उदाहरण है उत्तधने ज्वलम, उत्तधने चारणम। उत्तधन चारणम से उच्चारणम बनेगा, उत्तधन ज्वलम से उज्ज्वलम बनेगा। एक चीज इसमें ध्यान रखनी है कि इसमें से और चयवृक बनता है और बनता किसका है? से और तयवृक का। यहां तक का क्लियर है।
अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट संधि की। आगे वाली संधि है सटुत्व संधि। सटुत्व संधि परिभाषा या सूत्र स्टोना स्टू, परिभाषा होती है स्टोना स्टू। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था सचुत्व संधि की परिभाषा स्टोना सचु, अब इसकी होती है स्टोना स्टू। हमारे पास स्थिति ये होनी चाहिए प्रारंभ में स या तैवर्ग हो, यानी स या तैवर्ग प्रारंभ में भी हो सकते हैं और बाद में भी हो सकते हैं, यानी पूर्व पद में भी हो सकते हैं और उत्तर पद में भी हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ में क्या होना चाहिए, स या तैवर्ग होना चाहिए। इस स्थिति में इस वाले स को स में चेंज कर देते हैं तथा तैवर्ग को तैवर्ग में चेंज कर देते हैं। अगर हम स्थिति को समझने की कोशिश करें तो स्थिति ये होती है कि हमारे पास स या तैवर्ग हो तो इस स को इस स में चेंज कर दिया जाएगा और तैवर्ग को तैवर्ग में चेंज कर दिया जाएगा, यानी स से ये स बनेगा और तैवर्ग से तैवर्ग बनेगा। भले ये धन के निशान के पहले हो या बाद में हो, लेकिन चेंज इन दो को ही करना है, स और तैवर्ग को ही चेंज करना है। इस स से ये स बनाना है और तैवर्ग से तैवर्ग बनाना है। यहाँ पर वही चीज हमें समझनी चाहिए, तैवर्ग का मतलब यहाँ पे तय से पूरी तैवर्ग की पूरी लाइन से है, तय थे द ध न से, और तैवर्ग का मतलब यहाँ पे तय की पूरी लाइन से है, टे ठे ड ढ ण से। अब यहाँ पे हम अगर इसको समझना चाहें और अच्छे से उदाहरण से, तो हम इसको उदाहरण से और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे उदाहरण है इस धने तय। हमने बात की थी कि चेंज करना है, चेंज किसमें करना है, हमेशा ये ध्यान रखना है चेंज हमारे पास स या तैवर्ग में चेंज करना है। अब हमारे पास कंडीशन ये बन रही है, एक तरफ हमारे पास ये वाला स है और एक तरफ ये तय यानी तैवर्ग है, तो हमारे पास स्थिति ये वाली बन रही है। अब इस स्थिति में भी हम तैवर्ग को चेंज करेंगे, तैवर्ग से क्या बनता है तैवर्ग, यहाँ पे इस तय को चेंज करेंगे तैवर्ग में, तो तय यहाँ पे वर्ग का प्रथम अक्षर है तो तैवर्ग का प्रथम अक्षर बनेगा, तैवर्ग का प्रथम अक्षर बनता है तय। अगर नया शब्द की बात करें तो इससे नया शब्द बनेगा, यहाँ से बी से पी बचेगा, स हलंत है तो स हलंत ही रहेगा, और तय वर्ग को हमने चेंज कर लिया तय वर्ग में, तय से वर्ग का प्रथम अक्षर बन गया तय, पिष्ट है, और अनुस्वार को हमने ऐसा कैसा लिख लिया तो शब्द बन गया पिष्ट है। क्लियर है यहाँ तक का। अगला उदाहरण और अच्छे से हम समझते हैं, कृष्णधने न है, कृष्णधने न है, स्थिति हम लिख के देखते हैं एक बार। एक तरफ हमारे पास है स और एक तरफ हमारे पास है न। अब हम इस सूत्र में देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास स्थिति वही है, एक तरफ क्या है स और दूसरी तरफ क्या है तैवर्ग। इस स्थिति में भी हम चेंज किसको करेंगे, इस तैवर्ग को, क्योंकि ये स तो पहले से ही चेंज है, इस तैवर्ग को चेंज किसमें करते हैं तैवर्ग में। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास आ रहा है न तैवर्ग का कौन सा अक्षर है, पंचम अक्षर है, पांचवा अक्षर है, तो न को हम चेंज करेंगे तैवर्ग के भी पंचम अक्षर में। तैवर्ग का पंचम अक्षर कौन सा होता है अण, यानी हम इनको इसी सीक्वेंस में चेंज करेंगे, तय को तय में चेंज करेंगे, थ को ठ में, द को ड में, ध को ढ में और न को अण में चेंज करेंगे, तो हमारे पास नया शब्द बनेगा। क्री से क्री बचा, यहाँ पे स हलंत था तो स हलंत रहेगा, और न को हमने चेंज कर दिया अण में, तो शब्द क्या बन गया कृष्ण है। उदाहरण क्लियर है, ये कृष्ण है। एक बार हम दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। सूत्र होता है स्टोनास टू, जिसका मतलब या भावार्थ होता है स या तैवर्ग से पहले या बाद में स या तैवर्ग आए तो स को इस स में चेंज कर दिया जाता है और तैवर्ग को तैवर्ग में चेंज कर दिया जाता है। उदाहरण होते हैं पिष्ट धन तय से पिष्टय बनता है और कृष्ण धन न से कृष्ण बनता है। यहाँ तक क्लियर है। हाँ, अब बात करते हैं हम अनुस्वार संधि की। अनुस्वार संधि की सूत्र या परिभाषा होती है मो अनुस्वार, इसको हम मैं अनुस्वार पढ़ेंगे, मैं अनुस्वार है। जैसा कि हम अगर इसको अच्छे से पढ़ेंगे, मैं अनुस्वार है मतलब होता है मैं का अनुस्वार हो जाता है। उसके लिए कंडीशन होती है कि मैं का अनुस्वार कौन सी कंडीशन में होता है। पहला कंडीशन या इसका भावार्थ अच्छे से समझे तो ये है, पदांत में के बाद, पदांत का मतलब होता है पद के अंत में, पद के अंत में मैं के बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण आए या व्यंजन वर्ण हो तो मैं का अनुस्वार हो जाता है। यानी अगर हमारे पास मैं हो और मैं के बाद में कोई भी व्यंजन वर्ण आए तो मैं का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। दूसरी कंडीशन होती है इसमें पदांत मैं के बाद में, यानी अगर पद के अंत में मैं हो और उसके बाद में कोई स्वर वर्ण आए तो मैं का अनुस्वार नहीं होता है, बल्कि क्या होगा, वो जो स्वर वर्ण रहेगा वो उस मैं के साथ में जोड़ दिया जाएगा। यानी वहां पे मैं का अनुस्वार नहीं होगा, बल्कि जो स्वर वर्ण सामने आएगा उस स्वर वर्ण को मैं के साथ जोड़ दिया जाएगा। यानी वहां पे अनुस्वार का कार्य नहीं होगा, वहां पे सिर्फ उसको संयुक्त किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। जैसे हमारे पास कंडीशन ये होती है कि यहाँ पे हलंत मैं रहेगा और उसके बाद में अगर कोई व्यंजन रहता है
तो इस मैं से क्या बनेगा, अनुस्वार, मैं को अनुस्वार में चेंज कर दिया जाएगा। उसी प्रकार यदि मैं हो और मैं के बाद में कोई भी स्वर आए तो मैं का अनुस्वार नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, इस वाले स्वर को इस मैं में जोड़ दिया जाएगा। हम उदाहरण से इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सत्यम वदति, सत्य में वदति, धन के निशान के पहले मैं है और मैं के बाद में वह को हम क्या बोल सकते हैं, व्यंजन है ये वह। जैसा कि हमने परिभाषा में भी देखा था कि पद के अंत में क्या आना चाहिए, मैं, तो हमारे पास मैं आ रहा है, और इसके बाद में क्या आना चाहिए, कोई व्यंजन वर्ण, तो वह यहाँ पे व्यंजन वर्ण भी आ रहा है। इस स्थिति में मैं का क्या हो जाएगा, अनुस्वार, यानी मैं ऊपर चला जाएगा। तो नया शब्द हमारे पास क्या बनेगा, सत्यम, ये जो मैं था इसका अनुस्वार बन गया, और वदति का वदति रहेगा, सत्य में वदति, नया शब्द बन गया सत्यम वदति। इसमें क्या चेंज किया, क्या परिवर्तन आया, ये जो मैं था इस मैं का आगे व्यंजन होने के कारण क्या बन गया, अनुस्वार बन गया, और मैं को हमने ऊपर लिख दिया और शब्द बन गया सत्यम वदति। हाँ, द्वितीय उदाहरण, दूसरा उदाहरण है सर्वम धन एव। मात्रा निकाल के देखेंगे या यहाँ पे वर्ण विच्छेद करके देखेंगे। ये यहाँ पे है मैं और उसके बाद में है ए। परिभाषा के अनुसार पद के अंत में क्या होना चाहिए, मैं, तो हमारे पास मैं है और उसके बाद में ए क्या है, स्वर वर्ण है। तो अगर मैं के बाद में अगर ए स्वर वर्ण है तो क्या करेंगे, मैं का अनुस्वार नहीं होगा, यहाँ पे स्वर वर्ण को इसमें जोड़ दिया जाएगा। मैं के साथ में अगर ए स्वर वर्ण को जोड़ा जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, में, इसका हलन हट जाएगा और एक की मात्रा इसमें जोड़ दी जाएगी। नया शब्द बनाएंगे तो हमारे पास नया शब्द बनेगा सर्वम से सर्वम रहेगा, और इस मैं का अनुस्वार नहीं हुआ है, मैं में ए स्वर को जोड़ दिया गया है, तो ये क्या बना, में, और ये ए नीचे आ चुका है तो यहाँ पे नहीं बचेगा, और वह सर्वमेव, इसको हम क्या पढ़ेंगे, सर्वम एव। इस प्रकार ये दोनों उदाहरणों से हमारी ये जो अनुस्वार संधि है ये क्लियर होती है। इस प्रकार हमारा ये जो व्यंजन संधि के जो 3 टॉपिक थे, सचुत्व संधि, सटुत्व संधि और अनुस्वार संधि, ये कंप्लीट होती है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।